हाँ तो दोस्तों यार इस वीडियो में हम एनसीईआरटी कवर करेंगे फर्टिलाइजेशन की और इम्प्लांटेशन की। ठीक है, क्या साहब, इस वीडियो में हम एनसीईआरटी कवर करेंगे फर्टिलाइजेशन की और इम्प्लांटेशन की। ठीक है, एनसीईआरटी की हर एक लाइन कवर होगी। तो बिना देरी के इस बेहतरीन वीडियो को हम शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले यार समझते हैं फर्टिलाइजेशन क्या होता है। देखो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, स्पर्म और ओवम है, इनका फ्यूजन, ये होता है फर्टिलाइजेशन। क्या साहब, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, स्पर्म और ओवम के फ्यूजन को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। और ये फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, एम्पुलरी रीजन में। ठीक है, फर्टिलाइजेशन का होगा एम्पुलरी रीजन में। ठीक है, फर्टिलाइजेशन यहाँ भी देख लेते हैं हम। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद द ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब देखो यार हम बहुत इंपॉर्टेंट टर्म समझने वाले हैं, इंसेमिनेशन। ठीक है, अब हम इंसेमिनेशन को समझने वाले हैं। तो देखो इंसेमिनेशन क्या होता है, ड्यूरिंग कोपुलेशन या कोइटस जो सीमन है वो रिलीज हो जाता है पेनिस से विजाइना में, ये होता है शायद साहब इंसेमिनेशन। देखो इंसेमिनेशन क्या है, ड्यूरिंग कोपुलेशन या मैटिंग जब होती है तो सीमन है वो रिलीज होता है पेनिस से विजाइना में। ठीक है, पेनिस से विजाइना में ये होता है इंसेमिनेशन। ठीक है, अगर देखो सीमन विजाइना में रिलीज ना हो तो यार ये इंसेमिनेशन नहीं होगा, वो हो जाएगा इजेकुलेशन। ठीक है, सीमन अगर पेनिस से विजाइना में जा रहा है तो होगा ये इंसेमिनेशन, जरूर याद रखना। ठीक है, अब देखो यार जो सीमन है, ये जो सीमन है वो आ गया क्या विजाइना में, इंसेमिनेशन हुआ तो सीमन आ गया विजाइना में। अब विजाइना से जाएगा सर्विक्स में, सर्विक्स से चले जाएगा यूटेरस तक, और यूटेरस के बाद ये पहुंच जाएगा फैलोपियन ट्यूब पे। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब में पहुंच जाएंगे, कहाँ, एम्पुलरी रीजन में। फैलोपियन ट्यूब के एम्पुलरी रीजन में पहुंच जाएंगे। और देखो अभी हमने पढ़ा था फर्टिलाइजेशन क्या होता है साहब, एम्पुलरी रीजन में होता है, तो ये स्पर्म वहां तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो देखो एक बार वापस क्या, जो सीमन है, ठीक है, सीमन में क्या होता है, स्पर्म होते हैं, पता होगा आपको। सीमन किससे बनता है, स्पर्म और सेमाइनल प्लाज्म से। ठीक है, तो देखो सीमन है, ये क्या हुआ, विजाइना में आ गया, विजाइना से स्विम करता हुआ ये पहुंच गया सर्विक्स तक, फिर यूटेरस, फिर फैलोपियन ट्यूब के एम्पुलर रीजन तक पहुंच जाएगा। ठीक है जी, तो हम एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं। द मोटाइल स्पर्म स्विम रैपिडली पास थ्रू द सर्विक्स, एंटर इनटू द यूटेरस एंड फाइनली रीच द एम्पुलर रीजन। ठीक है, स्पर्म वेजाइना से होते हुए सर्विक्स तक पहुंचा, फिर आ गया यूटेरस में, फिर ये एम्पुलर रीजन में पहुंच जाता है फैलोपियन ट्यूब के। ठीक है, अब देखो देखो यहां से भी देख लेते हैं। देखो स्पर्म है, विजाइना से होते हुए, सर्विक्स से होते हुए, यूटेरस से होते हुए फैलोपियन ट्यूब के एम्पुलर रीजन तक पहुंच गया। ठीक है, अब देखो ओवेरी है, वो क्या करेगी साहब, रिलीज करेगी सेकेंडरी oocyte, और ये सेकेंडरी oocyte है, ये पहुंच जाएंगे एम्पुलर रीजन में। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, अगर स्पर्म या सीमन है वो भी पहुंच गएगा एम्पुलर रीजन में, और सेकेंडरी oocyte भी पहुंचेगा एम्पुलर रीजन में। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब यार एक बात यार, ये सेकेंडरी oocyte क्यों कहा है हमने, ओवम क्यों नहीं कहा, तो अभी आगे देखेंगे। ठीक है, और देखो यार फर्टिलाइजेशन के लिए ये जरूरी है कि दोनों एक ही टाइम पे पहुंचे एम्पुलर रीजन में। देखो अगर स्पर्म जो है या सीमन जो है, अगर वो तो पहुंचे साहब एम्पुलर रीजन पे, लेकिन ओवरी से ओवम में रिलीज नहीं हुआ तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। या फिर ये कह दो ओवरी से ओवम तो रिलीज हो गया, ओवम कब रिलीज होता है, ओवुलेशन होता है 14 डे पे, हमने देख लिया था। ठीक है, तो देखो सेकेंडरी ओवरी है, उससे सेकेंडरी oocyte तो रिलीज हो गया, ओवम तो रिलीज हो गया। ठीक है, वैसे हम इसे अभी ओवम नहीं कहेंगे, इसे सेकेंडरी oocyte ही कहेंगे, ओवम आगे कहेंगे, वो देखेंगे अभी, है ना। तो देखो ओवेरी है, उससे सेकेंडरी oocyte तो रिलीज हो गया, लेकिन स्पर्म पहुंचा ही नहीं साहब, तो भी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो फर्टिलाइजेशन के लिए क्या दोनों का पहुंचना जरूरी है, स्पर्म का या सीमन का भी, या सेकेंडरी oocyte या ओवम का भी पहुंचना जरूरी है। ठीक है, साथ। ठीक है जी, आगे पढ़ते हैं। द ओवम रिलीज बाय द ओवेरी, जैसे वैसे इसे अभी ओवम नहीं कहना चाहिए, सेकेंडरी oocyte कहना चाहिए, लेकिन ठीक है फिर भी। ठीक है, the ovum released by the ovary is also transport to the ampullary region where fertilization takes place. Fertilization can only occur if the ovum and sperm are transported simultaneously. यानी देखो जो स्पर्म और ओवम एम्पुलर रीजन में जो पहुंच रहे वो एक साथ पहुंचे, है ना। अगर ये अलग अलग टाइम पे पहुंचेंगे तो यार ये फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं पाएगा ना, तो वही लिखा हुआ है। ठीक है, simultaneously to the ampullary region
दिस इज द रीजन वाई नॉट ऑल कॉपुलेशन लीड टू द फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी। यही रीजन है यार, देखो हर एक कॉपुलेशन या हर एक मेटिंग है उससे यार क्या है प्रेगनेंसी नहीं होती। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो यार ये जरूरी नहीं है ना कि यार स्पर्म तो रिलीज हो जाए लेकिन ओवम रिलीज ही ना हो। ठीक है, और अगर यार ओवम रिलीज नहीं हुआ तो भी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, या फिर कह दो यार ओवम तो रिलीज हो गया लेकिन स्पर्म में नहीं आया तो भी यार फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, यानी प्रेगनेंसी नहीं आएगी। तो यार यही है इसका मतलब। ठीक है, अब देखो यार हम मान लेते हैं, ठीक है, अब आगे चलते थोड़ा समझते हैं फिर एनसीईआरटी पाएंगे। ठीक है, देखो हम मान लेते हैं यार जो स्पर्म है और जो सेकेंडरी oocyte है वो साहब क्या है एम्पुलर रीजन में पहुंच गए। ठीक है, ओवरी से रिलीज होता है सब सेकेंडरी oocyte। तो अब मान लेते हैं ये क्या पहुंच गए दोनों एक साथ एम्पुलर रीजन में, दोनों एक साथ एम्पुलर रीजन में पहुंच गए। तो देखो होगा क्या, स्पर्म है वो क्या करेगा कांटेक्ट में आएगा जोना पेलुसिडा लेयर के। ठीक है, देखो यार ये है सेकेंडरी oocyte या कह दो ओवम। ठीक है, इसके बाहर ये है कोरोना रेडिएटा और ये है जोना पेलुसिडा। ठीक है, तो देखो जो स्पर्म है वो देखो कोरोना रेडिएटा को पेनिट्रेट करता करता कहाँ पहुंच जाएगा जोना पेलुसिडा में। ठीक है, और जैसे यार ये जोना पेलुसिडा में पहुंचेगा तो क्या होगा, एक चेंज इंड्यूस होगा जो क्या करेगा ब्लॉक कर देगा जितने भी बाकी के स्पर्म है उसकी एंट्री को जोना पेलुसिडा में। ठीक है, और वापिस देखो जैसे ही एक स्पर्म है आया और जोना पेलुसिडा तक जैसे ही पूछा, जैसे ही जोना पेलुसिडा के संपर्क में आया, ठीक है, या फिर कह दो जैसे ही जोना पेलुसिडा के कांटेक्ट में आया क्या होगा, एक चेंज इंड्यूस होगा जो क्या करेगा ब्लॉक कर देगा बाकी के स्पर्म की एंट्री को। ठीक है, जो बाकी के स्पर्म है इसकी एंट्री को ब्लॉक कर देगा ताकि यार क्या जो ओवम है उसको केवल एक ही स्पर्म फ्यूज कर पाए। एक बार वापस देखो क्या हुआ, जोना पेलुसिडा के संपर्क में जैसे ही स्पर्म आया एक चेंज इंड्यूस हुआ और उसने क्या कर दिया बाकी के जो स्पर्म है इसको रोक दिया। ठीक है, उसको ब्लॉक कर दिया। अब क्या हुआ, ओवम है उसको एक ही स्पर्म क्या कर सकता है फर्टिलाइज कर सकता है। देखो एक से ज्यादा स्पर्म ने फर्टिलाइज कर दिया तो पॉलीस्पर्मी की कंडीशन बन जाएगी साहब। देखो यार अब क्या होता है इस टाइम पे सेकंड मियोटिक डिवीजन। ठीक है, मियोसिस सेकंड है वो कंप्लीट हो जाता है और जो सेकेंडरी oocyte है ना, वो डिवाइड हो जाता है और बन जाता है एक हैप्लॉइड ओवम और सेकेंडरी पोलर बॉडी। ठीक है, तो टेक्निकली यार इस टाइम हम कहेंगे इसे ओवम। ठीक है, बाकी यार उसे पहले ही कह रखा है वो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टेक्निकली क्या है अब हमको कहेंगे इसे ओवम। ठीक है, होगा दोनों के न्यूक्लियस है फ्यूज किए और क्या हुआ जाइगोट बन जाएगा। ठीक है, यार एनसीईआरटी भी पढ़ लेते हैं। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन ए स्पर्म कम्स इन द कॉन्टेक्ट विद द जोना पेलुसिडा लेयर। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के दौरान क्या होता है ये संपर्क में आता है कॉन्टेक्ट में आता है जोना पेलुसिडा लेयर के। ठीक है, ओवम की दैट इंड्यूस चेंज इन द मेम्ब्रेन। ठीक है, जो चेंज इंड्यूस करता है मेम्ब्रेन में जो क्या करती है ब्लॉक कर देती है एडिशनल स्पर्म की एंट्री को। ठीक है, एडिशनल स्पर्म है उसकी एंट्री को ब्लॉक कर देती है। ठीक है, और ये क्या इंश्योर करता है कि एक स्पर्म ही क्या कर पाए फर्टिलाइज कर पाए एक ओवम को। ठीक है, एक से ज्यादा स्पर्म नहीं होने चाहिए, नहीं तो एक से ज्यादा स्पर्म ने अगर फ्यूज कर दिया ओवम को तो पॉलीस्पर्मी हो जाएगी। ठीक है, अब देखो आगे चलते हैं, देखो क्या लिखा हुआ है, द सिक्रीशन ऑफ द एक्रोसोम हेल्प द स्पर्म एंटर इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम थ्रू द जोना पेलुसिडा एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यार जो स्पर्म होता है ना, इसे समझते हैं देखो इस लाइन को। तो देखो जो स्पर्म होता है उसका जो एक्रोसोम वाला पार्ट है केप लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, एक्रोसोम हमने पढ़ा था। ठीक है, ये क्या करता है कुछ एंजाइम रिलीज करता है और ये जो एंजाइम है वो क्या करते हैं जो स्पर्म है उसको हेल्प करते हैं जोना पेलुसिडा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करने में। तो ये क्या है इसकी मदद से क्या है स्पर्म है जोना पेलुसिडा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करता हुआ पहुंच जाता है ओवम के साइटोप्लाज्म में। तो ये लिखा हुआ है देखो क्या, द सिक्रीशन ऑफ द एक्रोसोम help the sperm enter into the cytoplasm of the ovum through the zona pellucida and plasma membrane। ठीक है, अब देखो यार क्या होगा सेकंड मियोटिक डिवीजन हो जाएगा साहब, ये भी अनइक्वल होता है। ठीक है, ये भी हमने देख लिया था पहले ही। ठीक है, देखो सेकंड मियोटिक डिवीजन है वो अनइक्वल होता है जिससे क्या है सेकंड पोलर बॉडी बन जाएगी और बन जाएगा ओवम। ठीक है यार, अब क्या हुआ देखो स्पर्म तो पहुंच गया साइटोप्लाज्म में ओवम के, और क्या होगा इसी टाइम पे क्या होगा मियोटिक डिवीजन है सेकंड मियोटिक डिवीजन वो कंप्लीट हो गया और बन गया ओवम हैप्लॉइड ओवम और सेकंड पोलर बॉडी। ये डिवीजन है वो भी अनइक्वल होता है हमने देख लिया था। ठीक है, क्या होगा
तो दोनों के न्यूक्लियस है स्पर्म और ओवम की, वो फ्यूज हो जाएंगे और बन जाएगा डिप्लॉइड जाइगोट। तो देखो सून द हैप्लॉइड न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म एंड दैट ऑफ द ओवम फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म डिप्लॉइड जाइगोट। ठीक है, डिप्लॉइड जाइगोट बन जाएगा। ठीक है जी। अब देखो अभी क्या होगा। ठीक है, देखो जो स्पर्म है वो क्या जोना पेलुसिडा को पेनिट्रेट करके पहुंच जाएगा साइटोप्लाज्म। ठीक है, जो ओवम का साइटोप्लाज्म है वहां पहुंच जाएगा और ठीक इसी टाइम क्या होगा, सेकंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है यार, जो स्पर्म है अब जोना पेलुसिडा को पेनिट्रेट करके पहुंच गया जो साइटोप्लाज्म है ओवम का वहां, और क्या हुआ, सेकंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब देखो हम आगे चलते हैं यार। आगे यार हम बात करने वाले हैं यार, ये जो पैराग्राफ है इसमें हम बात करने वाले हैं सेक्स डिटर्मिनेशन की, यानी जो बेबी होगा वो मेल होगा या फीमेल कैसे डिसाइड होता है, इसकी हम बात करने वाले हैं। ठीक है जी। हाँ तो दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं सेक्स डिटर्मिनेशन की। पहले यहां से देख लेते हैं फिर एनसीईआरटी पे चलेंगे। ठीक है, देखो यार जो मेल होता है उसका जो सेक्स क्रोमोसोम होता है एक्स वाई, और फीमेल में होता है एक्स एक्स। एक बार वापस क्या, देखो जो मेल है उसमें सेक्स क्रोमोसोम क्या होगा सब, एक्स वाई, और फीमेल में सेक्स क्रोमोसोम होगा एक्स एक्स। ठीक है, अब देखो यार जब गैमीट बनते हैं, गैमेटोजेनेसिस होती है, तो क्या होता है दोनों है एक्स और वाई। ठीक है, जो सेक्स क्रोमोसोम है मतलब वो अलग अलग हो जाते हैं, है ना। देखो एक्स और वाई अलग अलग हो गया, इसी तरह से फीमेल में जो एक्स एक्स है वो भी अलग हो जाएंगे। ठीक है, एक्स एक्स में। ठीक है, हुआ क्या, जब देखो गैमीट बने तो जो एक्स वाई था अलग अलग हो गया एक्स में और वाई में। यह जो एक्स एक्स है वो भी डिवाइड हो गया, सॉरी अलग अलग हो गया एक्स एक्स में। ठीक है जी। अब देखो यार मेल में गैमीट क्या होते हैं, स्पर्म। मेल में गैमीट क्या होते हैं साहब, स्पर्म। अब देखो जो स्पर्म बनेंगे या तो उसमें एक्स होगा या उसमें वाई होगा। क्या साहब, देखो जो स्पर्म है, गैमीट है साहब स्पर्म, तो स्पर्म में या तो एक्स होगा या वाई होगा, यानी 50% चांस है कि जो स्पर्म है उसमें एक्स हो और 50% चांस है कि वाई हो इसमें। ठीक है, अब देखो फीमेल गैमीट यानी ओवम जो बनेगा उसमें तो भाई 100% चांस है कि तो एक्स ही होगा। तो जो ओवम है उसमें तो जो क्रोमोसोम होता है वो एक्स ही होता है, लेकिन जो स्पर्म है उसमें एक्स भी हो सकता है और वाई भी हो सकता है, 50-50% चांस है। लेकिन फीमेल में देखो, यहाँ तो देखो यार एक्स एक्स ही है, यानी जो ओवम है उसमें तो पक्का यार, देखो ओवम में तो पक्का है कि यार जो सेक्स क्रोमोसोम है वो एक्स ही होगा। ओवम में तो क्या पक्का है कि जो क्रोमोसोम है वो एक्स ही होगा, क्योंकि यहाँ भी एक्स है यहाँ भी एक्स है। लेकिन स्पर्म में एक्स भी हो सकता है वाई भी हो सकता है, 50-50% चांस है। ठीक है, देखो यार यहाँ ध्यान से समझना। देखो अगर कोई स्पर्म है उसमें एक्स क्रोमोसोम है, ठीक है, एक स्पर्म है जिसमें एक्स क्रोमोसोम है, वो फ्यूज होता है ओवम के साथ। देखो ओवम में तो क्या रहेगा, एक्स ही रहेगा। ठीक है, देखो एक बार वापिस देखो, एक स्पर्म आता है जिसमें एक्स क्रोमोसोम है और ओवम आता है, ओवम में तो फिक्स एक्स ही रहेगा। तो यार ये जो बेबी है उसका सेक्स क्रोमोसोम होगा एक्स एक्स, यानी बेबी होगा फीमेल। ठीक है, जो बच्चा पैदा होगा वो फीमेल होगा। और अगर स्पर्म, देखो जो स्पर्म है उसमें क्रोमोसोम वाई है और ओवम जो है ना उसमें तो एक्स ही होगा, तो देखो सेक्स क्रोमोसोम क्या हो जाएगा बेबी का, एक्स वाई, यानी वो मेल होगा। तो यार इस तरह से डिसाइड होता है मेल होगा या फीमेल। और यार देखो बच्चा मेल होगा या फीमेल किस पे डिपेंड करता है, मेल पे डिपेंड करता है। देखो फीमेल से तो एक्स ही आना है, अगर मेल से जो स्पर्म आया उसमें एक्स क्रोमोसोम है तो एक्स एक्स हो जाएगा, है ना, सेक्स क्रोमोसोम, यानी जो बेबी है वो फीमेल हो जाएगा। और अगर मेल से जो स्पर्म आ रहा है उसमें क्रोमोसोम वाई है, और देखो उसमें क्रोमोसोम वाई है और फीमेल से तो एक्स ही आएगा ओवम में, ओवम के थ्रू, तो देखो एक्स वाई हो गया ये, यानी बेबी है वो मेल हो जाएगा। ठीक है, तो यार ये डिसाइड कौन करता है कि बच्चा मेल होगा या फीमेल, तो ये डिसाइड किया जाता है किसके द्वारा, मेल के द्वारा। मेल से जो स्पर्म आएंगे वो जो क्रोमोसोम कैरी करेंगे उसी से डिसाइड होगा कि बच्चा मेल होगा या फीमेल। ठीक है, फीमेल का कोई रोल नहीं होता है बच्चे के सेक्स डिसाइड करने में। ठीक है, फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। देखो हुआ क्या, सेक्स क्रोमोसोम मेल है उसमें एक्स वाई होता है, फीमेल में एक्स एक्स होता है। गैमीट जब गैमीट बनेंगे तो दोनों अलग अलग हो जाएंगे, एक्स वाई, है ना, एक्स और वाई में। मेल में जो सेक्स क्रोमोसोम अलग अलग हुआ है एक्स वाई में, और फीमेल में तो देखो एक्स ही था तो एक्स एक्स में अलग अलग हो गए, है ना, एक्स एक्स में सेपरेट हो गए। ठीक है, गैमेटोजेनेसिस के दौरान। चलो यार एक बार फटाफट से रिवाइज भी कर लेते हैं। ठीक है, सेक्स डिटर्मिनेशन को। देखो जो मेल है और फीमेल है, मेल में सेक्स क्रोमोसोम होता है एक्स वाई और फीमेल में होता है एक्स एक्स। ठीक है, अब देखो गैमेटोजेनेसिस,
के दौरान, यानी जब गैमेट बनेंगे तो जो एक्स वाई है वो अलग अलग हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। तो एक्स और वाई अलग अलग होगा। यहाँ जो फीमेल में जो सेक्स क्रोमोसोम है यानी एक्स एक्स जो है वो सेपरेट हो जाएंगे एक्स में और एक्स में। ठीक है, देखो जो मेल गेमेट यानी जो स्पर्म है उसमें एक्स क्रोमोसोम भी हो सकता है और वाई भी हो सकता है, इसके 50-50% चांस है। और जो फीमेल है उसमें जो ओवम है उसमें तो यार एक्स ही होगा, है ना। 100% क्या होगा चांस है कि एक्स ही होगा, है ना। वाई तो है हो नहीं सकता, देखो यार यही सेपरेट हुए एक्स एक्स में, तो वाई नहीं हो सकता, एक्स ही होगा ओवम में तो। ठीक है, अब देखो जो स्पर्म है, मेल से आने वाला स्पर्म है उसमें अगर एक्स क्रोमोसोम है और फीमेल से तो एक्स ही आएगा, तो एक्स एक्स हो गया ये, है ना, सेक्स क्रोमोसोम, यानी बी भी फीमेल होगा। और अगर मेल से वाई आता है और फीमेल से तो एक्स ही आएगा, यानी बी भी हो जाएगा, एक्स वाई हो गया क्रोमोसोम, यानी बी भी हो जाएगा मेल। अब देखो यार एक बार एनसीईआरटी में हम पढ़ लेते हैं। देखो एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, एज यू नोट द क्रोमोसोम पैटर्न इन द ह्यूमन फीमेल इज एक्स एक्स। ठीक है, ह्यूमन फीमेल में जो एक्स सेक्स क्रोमोसोम होगा एक्स एक्स होगा और मेल में होगा एक्स वाई, तो वही लिखा हुआ है मेल इज एक्स वाई। ऑल द हैप्लॉइड गैमीट ओवा प्रोड्यूस बाय द फीमेल हैव द सेक्स क्रोमोसोम एक्स। ठीक है, देखो जो एक्स एक्स है गैमेट जब बनेंगे तो सेपरेट हो जाएगा एक्स में और एक्स में, यानी जो ओवम है उसमें तो क्रोमोसोम एक्स ही होगा, तो वही लिखा हुआ है। जबकि हम मेल की बात करें तो ये सेपरेट होगा एक्स वाई में, यानी एक्स भी हो सकता है और वाई भी हो सकता है, इस पप में 50-50% चांस है, तो वही लिखा है आगे भी देखो। इन द मेल गैमेट द सेक्स क्रोमोसोम कुड बी आइदर एक्स और वाई। ठीक है, हैंस 50% चांस ऑफ स्पर्म कैरी द एक्स क्रोमोसोम वाइल द अदर 50% कैरी वाई क्रोमोसोम। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है। आफ्टर द फ्यूजन, अब देखो फ्यूजन होगा, आफ्टर द फ्यूजन मेल एंड फीमेल गैमेट, है ना, द जाइगोट वुड कैरी आइदर एक्स एक्स और एक्स वाई। अब देखो जाइगोट है उसमें एक्स एक्स भी हो सकता है और एक्स वाई भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा मेल पे कि मेल से क्या है। अगर मेल से एक्स आएगा तो देखो ओवम से तो एक्स ही आना है, तो ये फीमेल हो जाएगा। और मेल से वाई आएगा तो देखो फीमेल है यानी ओवा है, उससे तो मतलब एक्स ही रहेगा, यानी एक्स वाई हो गया, यानी मेल हो जाएगा ये। तो यही लिखा हुआ है आगे भी देखो, एक्स और वाई डिपेंडिंग ऑन द स्पर्म कैरिंग एक्स और वाई फर्टिलाइज द ओवम। ठीक है, द जाइगोट कैरिंग एक्स एक्स वुड डेवलप इनटू ए फीमेल बेबी। अगर एक्स एक्स होगा जाइगोट में तो हो जाएगा फीमेल, और एक्स वाई होगा तो हो जाएगा मेल। ठीक है, देखो ये लिखा हुआ है यू विल लर्न मोर अबाउट द क्रोमोसोमल पैटर्न इन चैप्टर 5। चैप्टर 5 पे हम जब पढ़ेंगे तो जो क्रोमोसोम पैटर्न है इसके बारे में और ज़्यादा जानेंगे। अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, दैट इज वाई साइंटिफिकली इट इज करेक्ट टू से दैट द सेक्स ऑफ द बेबी इज डिटरमाइंड बाय द फादर नॉट बाय द मदर। ठीक है, तो जो सेक्स है बेबी का वो कौन डिसाइड करेगा, फादर। ये ध्यान रखना, फादर है वो ही डिसाइड करेंगे कि यार बच्चा मेल होगा या फीमेल, मदर का कोई रोल नहीं है साहब। ठीक है, हाँ तो दोस्तों अब यार हम आगे चलते हैं, आगे यार हम समझते हैं क्लीवेज को, आगे यार हम समझते हैं क्लीवेज को। देखो क्लीवेज यानी क्या होता है, अब देखो यार हमने देखा था एम्पुलर रीजन है यह बनता है साहब जाइगोट, एम्पुलर रीजन में जाइगोट बनता है। अब ये जो जाइगोट बना है वो क्या करेगा, मूव करेगा। ठीक है, कहाँ, इथमस से यूटेरस तक। और इसी दौरान क्या है, जो सिंगल सेल जाइगोट है इसमें डिवीजन होंगे, सिंगल सेल जाइगोट है इसमें माइटोटिक डिवीजन होंगे। जो एक सेल है वो 2 सेल में कन्वर्ट हो जाएगी, फिर 4 फिर 8 ऐसे डिवीजन होते जाएंगे। और ये जो डिवीजन है इसी को हम बोलते हैं क्लीवेज। एक बार वापस देखो क्या, देखो जो एम्पुलर रीजन है यह जाइगोट बना था। अब देखो जो जाइगोट है वो मूव करेगा इस्थमस से होते हुए यूटेरस तक, और इसी दौरान क्या इसमें डिवीजन होने लग जाएंगे। ठीक है, इन्हें ही हम बोलते हैं क्लीवेज। इसको और अच्छे से समझते हैं। देखो मैंने बताया था, देखो क्लीवेज क्या होता है, जो जाइगोट है जब एम्पुलर रीजन से इथमस के थ्रू यूटेरस तक ट्रेवल करता है तो इसमें डिवीजन होते हैं। तो देखो होता क्या है, जो सिंगल सेल जाइगोट है, ये जो सिंगल सेल जाइगोट है इसमें माइटोटिक डिवीजन होंगे। अब ये जाइगोट है, सिंगल सेल है ना, इसमें माइटोटिक डिवीजन हुआ, ये 2 सेल स्टेज में पहुंच गया, 2 सेल आ गई इसमें, है ना, इसमें और माइटोटिक डिवीजन हुए। ये 2 सेल थी, ये भी डिवाइड कर गई और कुल मिला के 4 सेल स्टेज आ गई अभी, है ना। फिर ये आगे डिवाइड करेंगे, माइटोटिक डिवीजन होंगे, 8 सेल स्टेज आ जाएगी, फिर 16 स्टेज आ जाएगी। और जो कोई सेल बनी है, ये जो सेल बन रही है इनको हम बोलते हैं ब्लास्टोमियर, इन्हें हम बोलते हैं सब ब्लास्टोमियर। ठीक है, एनसीईआरटी में पढ़ लेते हैं एक बार। द माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट एज द जाइगोट मूव थ्रू द इथमस ऑफ द ओविडक्ट कॉल्ड क्लीवेज
डाउनवर्ड द यूटेरस, वही लिखा हुआ है देखो। जो जाइगोट है इथमा से यूटेरस तक जाता है तो उसमें माइटोटिक डिवीजन होने लग जाते हैं, इसी को हम बोलते हैं क्लीवेज। ठीक है, अब देखो क्या होगा, फॉर्म्स 2 4 8 16 डॉटर सेल कॉल्ड ब्लास्टोमियस। ठीक है, तो एक बार वापस ब्लास्टोमियर क्या है, देखो ये जाइगोट है, सिंगल सेल जाइगोट। अब ये डिवाइड हो रहा है, डिवीजन चल रहा है इसमें, है ना, ये सिंगल सेल जाइगोट है, इसमें डिवीजन चलता है साहब। 2 सेल बन गई, ठीक है, एक सेल है डिवाइड होकर 2 सेल बना लेगी, फिर 4 बन जाएगी, फिर 8 बन जाएगी। तो ये जो सेल्स है, ये डॉटर सेल्स जो बनती जा रही, इसको हम बोलते हैं ब्लास्टोमियर। ठीक है, अब देखो यार यहाँ एक टर्म आती है मोरूला, इसको हम समझते हैं। देखो मोरूला क्या होता है, 8 से 16 सेल स्टेज या 8 से 16 जो ब्लास्टोमियर है, इनको हम बोलते हैं मोरूला। देखो मोरूला क्या होती है, 8 से 16 सेल स्टेज या 8 से 16 जो ब्लास्टोमियर्स है, इसको हम बोलते हैं साहब मोरूला। ठीक है जी, तो हम एनसीईआरटी में पढ़े तो देखो क्या लिखा हुआ है, द एम्ब्रियो विथ 8 to 16 ब्लास्टोमियर या 8 से 16 सेल स्टेज है, इसको हम बोलते हैं साहब मोरूला, इसको हम बोलते हैं मोरूला। ठीक है, अब देखो हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है, द मोरूला कंटिन्यू टू डिवाइड एंड ट्रांसफॉर्म इन टू ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, एज इट मूव फर्दर इनटू द यूटेरस। ठीक है, तो ये इसको समझ लेते हैं हम, है ना। देखो यार ये है मोरूला। अब ये जो मोरूला की सेल है, यानी जो ब्लास्टोमियर है, वो और ज़्यादा डिवाइड करेगी, ब्लास्टोमियर और ज़्यादा डिवाइड करेगी, और ये जो ब्लास्टोमियर है एक आउटर लेयर बनाएगी, ये आउटर लेयर बनाएगी, इसे हम बोलेंगे ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, ब्लास्टोमियर है, आगे जाके आउटर लेयर बना लेगी, इसको हम बोलेंगे ट्रोफोब्लास्ट। और कुछ ब्लास्टोमियर है वो अंदर जाके इकट्ठा हो जाएगी, है ना, जो कि ट्रोफोब्लास्ट से अटैच होगी, इसे हम बोलेंगे इनर सेल मास, और ये पूरा स्ट्रक्चर हो जाएगा ब्लास्टोसिस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। वापिस से हुआ क्या, मोरूला की जो ब्लास्टोमियर्स थी, सेल्स जो थी मोरूला की, वो आगे माइटोटिक डिवीजन करती रहेगी, और ज़्यादा माइटोटिक डिवीजन करेगी, और ये जो ब्लास्टोमियर्स है ये क्या है, बाहर एक आउटर लेयर बना लेगी, जिसको हम बोलेंगे ट्रोफोब्लास्ट। और कुछ सेल्स हैं अंदर जाके इकट्ठा हो जाएगी जो ट्रोफोब्लास्ट से अटैच है। देखो ये रेड रेड से दिख रही होगी ना, ये ट्रोफोब्लास्ट से अटैच है। ये वाली जो सेल्स है ये हो जाएगी इनर सेल मास, और ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इसे हम बोलेंगे ब्लास्टोसिस्ट, इसको हम बोल देंगे सब ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है जी, अब देखो मैं एनसीईआरटी में पढ़े तो देखो मोरूला है वो कंटिन्यू डिवाइड करेगा और ट्रांसफॉर्म हो जाएगा ब्लास्टोसिस्ट में। और ब्लास्टोसिस्ट में हमने क्या पढ़ा था, देखो जो ब्लास्टोसिस्ट है उसमें क्या है, ब्लास्टोमियर है, आउटर लेयर बना लेती है। ठीक है, ब्लास्टोमियर इन दी ब्लास्टोसिस्ट आर अरेंज इनटू ए आउटर लेयर, इसको हम बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट। और कुछ ब्लास्टोमियर की सेल है वो अंदर क्या है, ऐसे जमा हो जाती है ना, जो कि अटैच होती है किससे, ट्रोफोब्लास्ट से, तो इसको हम बोलते हैं इनर सेल मास। तो ये लिखा हुआ है, एन इनर ग्रुप ऑफ द सेल अटैच टू द ट्रोफोब्लास्ट कॉल इनर सेल मास। ठीक है, और ये पूरा स्ट्रक्चर को हम बोल देते हैं ब्लास्टोसिस्ट। अब देखो जो ब्लास्टोसिस्ट है ये मूव करेगा कहाँ, यूटेरस में। तो देखो इट मूव फर्दर इनटू द यूटेरस। ठीक है, देखो यहाँ से और आपको समझ में आएगा, ये है एम्पुलर रीजन जो जाइगोट बना था। ठीक है, फिर इसने डिवाइड किया डिवाइड किया डिवाइड किया और ये बन गई ब्लास्टोसिस्ट। ये मोरूला हो गया था और ये बन गई ब्लास्टोसिस्ट। अब देखो जो ब्लास्टोसिस्ट है ये कहाँ पहुंच जाती है, यूटेरस में। देखो यूटेरस है उसकी 3 लेयर होती है और इनर मोस्ट लेयर है उसको हम बोलते हैं एंड्रोमेट्रियम। ये है साहब एंड्रोमेट्रियम। तो देखो ब्लास्टोमियर है, ठीक है, ये क्या करेगा, अब मूव करेगा कहाँ, यूटेरस तक। और इनर से जो इनर लाइनिंग है यूटेरस की इसको हम बोलते हैं एंड्रोमेट्रियम। तो देखो जो ट्रोफोब्लास्ट है यानी जिसका आउटर लेयर है वो अटैच हो जाती है किससे, एंड्रोमेट्रियम से। जो इनर इनर लेयर है यूटेरस की उसे अटैच हो जाती है कौन, ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, वो ट्रोफोब्लास्ट लेयर है वो अटैच हो जाएगी एंड्रोमेट्रियम से। एंड्रोमेट्रियम क्या है, इनर मोस्ट लेयर है किसकी, यूटेरस की। ठीक है, और देखा रहे जो इनर सेल मास है ये डिफरेंशिएट हो जाएगा एम्ब्रियो में। क्या साहब, जो इनर सेल मास है वो डिफरेंशिएट हो गया एम्ब्रियो में। ठीक है, और देखो यार यहाँ होगी यूटेरस की सेल काफी सारी, वो क्या करेगी, डिवाइड करेगी और इसको पूरी तरह से कवर कर लेगी, ब्लास्टोसिस्ट को पूरा कवर कर लेगी। और ये जो ब्लास्टोसिस्ट है इम्बेडेड हो जाएगा किसमें साहब, एंड्रोमेट्रियम में। ठीक है, तो देखो हुआ क्या, ब्लास्टोसिस्ट आ गया यूटेरस में, यूटेरस की इनर मोस्ट लेयर थी एंड्रोमेट्रियम, इससे अटैच हो जाता है ट्रोफोब्लास्ट। आउटर लेयर है ना, ये ट्रोफोब्लास्ट है वो अटैच हो जाएगी किससे साहब, एंड्रोमेट्रियम से। और जो इनर सेल मास है वो डिफरेंशिएट हो जाएगा एम्ब्रियो में। ठीक है, अब देखो यूटेरस की सेल डिवाइड करेगी और इसको कवर कर लेगी पूरा। और जो ये ब्लास्टोसिस्ट है, ये जो ब्लास्टोसिस्ट है वो क्या होगा, इम्बेडेड हो जाएगा
एंड्रोमेट्रियम में, और इसे ही हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन, इसे ही हम बोलते हैं साहब इम्प्लांटेशन। ठीक है जी। देखो एक बार यहाँ भी देख लेते हैं हम लाइन डायग्राम से, फिर एनसीईआरटी पे चलेंगे। ट्रोफोब्लास्ट की लेयर है अटैच हुई एंड्रोमेट्रियम से, इनर सेल में डिफरेंशिएट हो गया एम्ब्रियो में, फिर यूट्रस के सेल डिवाइड की रैपिडली और कवर कर लिया ब्लास्टोसिस्ट को। और देखो जो ब्लास्टोसिस्ट है वो क्या एम्बेडेड हो जाता है एंड्रोमेट्रियम में, और इसी को हम बोल देंगे साहब इम्प्लांटेशन। ठीक है, तो देखो एनसीईआरटी में बिल्कुल यही लिखा हुआ है। देखो एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, द ट्रोफोब्लास्ट लेयर देन गेट अटैच टू द एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम से अटैच होगी। देखो ब्लास्टोसिस्ट है वो पहुंचे यूटेरस में। अब देखो जो ट्रोफोब्लास्ट की लेयर है वो अटैच हुई किससे, एंडोमेट्रियम से, और इनर सेल मास डिफरेंशिएट हो गया एम्ब्रियो में। आफ्टर द अटैचमेंट द यूटेरस सेल डिवाइड करेगी रैपिडली एंड कवर कर लेगी ब्लास्टोसिस्ट को। ठीक है, एज ए रिजल्ट द ब्लास्टोसिस्ट बिकम इम्बेडेड इन द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूटेरस, इसी को हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। ठीक है, जो आगे जाके प्रेगनेंसी हो गया अभी इसमें। ठीक है, तो यार इस तरह से यार फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन पे हमारा बेहतरीन वीडियो खत्म होता है। देखो यार हमने एनसीईआरटी की हर एक लाइन कवर कर ली है, और उम्मीद है यार आपको समझ में भी आ गया होगा हर एक लाइन एनसीईआरटी की। अगर यार वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।